नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। उत्तराखंड में मनाया जा रहा है प्रवेशोत्सव। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम आयोजित किया है। शिक्षा विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। कार्यक्रम में बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। देहरादून में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। कार्यक्रम में शामिल हुए हैं पुष्कर सिंह धामी। सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय में इसका आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ सहयोगी हितेश त्यागी जुड़ गए हैं। हितेश, क्या तैयारियां हैं? किस तरह से प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है? सुभाष चंद्र बोस विद्यालय में इसका आयोजन किया गया। प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है उत्तराखंड में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। इसके साथ ही कई और बीजेपी के गणमान्य मौजूद रहे। मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री नैनीताल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 219 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है। उन्होंने शहर में करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। नैनीताल में सीएम धामी का स्वागत करने के लिए कई अधिकारी और सैकड़ों संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान सीएम धामी ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। लोकार्पण शिलान्यास हुआ है। इनके पूरा हो जाने से निश्चित रूप से विकास के नए युग का सूत्रपात होगा। ये योजनाएं चिकित्सालय निर्माण, मोटर मार्ग निर्माण, पेयजल, सिंचाई की क्षमता, विकास और जो घेर बाढ़ है जानवरों के बचाव के लिए, ऐसे जनहितकारी क्षेत्रों से जुड़ी हुई है। की सौगात मिली है। हितेश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हितेश, नैनीताल को मुख्यमंत्री की ओर से करोड़ों की सौगात मिली है। जी बिल्कुल, देखिए नैनीताल और कुमाऊं मंडल की अगर आप बात करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जो नैनीताल ही नहीं पूरे कुमाऊं मंडल को मिली है। कहीं उधम सिंह नगर की बात करें या फिर नैनीताल की बात करें या फिर अन्य जगहों की बात करें, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां के लिए काम कर रहे थे और कई ऐसी योजनाएं थी जिनको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को स्वतः ही निर्देश दिए थे। उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा था कि जिस तरीके से जिन योजनाओं पर वहां पर काम किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से चाहे वो हर घर जल की बात हो, क्योंकि जो सबसे बड़ा जो प्रोजेक्ट है वहां पर जो हर घर जल नल की जो बात है, क्योंकि वो काफी समय से यह चीजें यहाँ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए थे कि हर घर जल
तक यहाँ पर पहुंचना चाहिए। और जिस तरीके से करोड़ों रुपए की सौगात कुमाऊं मंडल के लोगों को मिली, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड ही नहीं और पूरे कुमाऊं मंडल के लोगों के लिए ये शानदार चीजें सामने आ रही है। जी बिल्कुल, अगर हम कहें 142 करोड़ की जो ये योजनाएं हैं, इनमें आखिर क्या क्या और भी योजनाएं रहने वाली हैं? क्योंकि कहा जा रहा है कि PMGSY की योजना है, इसका भी लोकार्पण किया जाएगा। शहरी विकास विभाग को 13 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण होगा। कुल मिलाकर कहा जाए नैनीताल को विकास का एक नया तोहफा दिया गया है। चलिए हितेश, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो एक बड़ी सौगात नैनीताल को दी गई है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा है। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों की शिकायत पर यह FIR दर्ज की गई है। यश राठी ने राम के नाम पर किया था भद्दा कमेंट। देहरादून के प्रेमनगर थाना इलाके में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। स्टैंड अप कॉमेडियन यश राठी के नाम पर FIR दर्ज की गई है। देहरादून के प्रेमनगर थाना में मुकदमा दर्ज कराया गया है। हमारे साथ सहयोगी गौरव वासुदेव जुड़ गए हैं। गौरव, स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि कॉमेडी के नाम पर, लोगों को हंसाने के नाम पर, प्रभु श्री नाम के नाम पर कमेंट करते हैं, भद्दा मजाक करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने आवाज उठाई और आखिरकार मुकदमा दर्ज किया गया। जैसे मैं आपको बता दूं चारुल कि ये कार्यक्रम देहरादून के एक निजी रिजॉर्ट में पिछली 8 तारीख को ही हुआ था। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि वहां पर राम भगवान के नाम पर एक कमेंट किया गया, एक भद्दा कमेंट किया है, जिससे जो धार्मिक संगठन है वो काफी आहत है। और उन्होंने इससे जो वहाँ का स्थानीय थाना है प्रेमनगर थाने में तहरीर दी, जिस पर जो है अब धार्मिक भावनाएं आहत करना और जो है भड़काने को लेकर जो है मुकदमा दर्ज किया गया है। मैं आपको बता दूं कि यश राठी एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और कॉमेडियन के नाम पर जिस तरीके से भगवान राम पर भद्दे कमेंट करना एक जाहिर सी बात है, एक निंदनीय काम है। और इसको लेकर पुलिस आगे की क्या कार्रवाई रखती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उन्हें जल्द ही बयान के लिए बुलाया जाएगा और आगे की क्या प्रक्रिया पुलिस की रहती है वो जरूर देखने लायक होगी। बिल्कुल गौरव, ये भी समझना चाहेंगे कि आखिर किस तरह से ये पूरा मामला जो है उसने तूल पकड़ी और हमने देखा कि हिंदू संगठनों ने विरोध भी दर्ज कराया। ये कब समझ आएगा कि प्रभु श्री राम मजाक के नहीं बल्कि आस्था के लिए हैं, उनके प्रति आस्था होनी चाहिए। लेकिन आजकल ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर हम लगातार देख रहे हैं कि एक टारगेट किया जाता है और इस तरह की कॉमेडी की जाती है जो सीधे तौर पर धार्मिक भावनाओं को आहत करती है। चारुल, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है। हमने देश के अलग अलग कोनों में देखा है कि ऐसे मामले आते रहते हैं जब हिंदू देवी देवताओं के ऊपर जो है टिप्पणी की जाती है, भद्दे मजाक किए जाते हैं, जिसको लेकर पहले भी कोई जो है कई जगह मुकदमे दर्ज हुए हैं। लेकिन एक ठोस कार्रवाई जिसे बोलते हैं उसकी जरूरत है, क्योंकि इस तरीके की कॉमेडी करना जो किसी के निष्ठा को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाती है, जाहिर सी बात है कि उस पर एक कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए गौरव। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। हरिद्वार से हुई मॉक ड्रिल की शुरुआत। कोविड तैयारियों को लेकर देखिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। उत्तराखंड के अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। दरअसल कोविड के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कई जगह पर अब मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। धामी सरकार ने सभी अस्पतालों को ये आदेश जारी कर दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी गई है। संजय पुंडीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या जानकारी है? अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकारें अलर्ट मोड पर हैं।
जो अस्पताल है, स्वास्थ्य महकमा है, वो पूरी तरह अलर्ट मोड पर है, क्योंकि हमने देखा है कि बीते दिनों भी लगातार कोरोना के मामले देखने को मिल रहे थे, जिसके बाद जो लोग थे दहशत में थे। हालांकि इसको लेकर हरिद्वार स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है, क्योंकि लगातार ही हरिद्वार के जो अस्पताल है, स्वास्थ्य केंद्र है, वहां पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। यानी कोरोना से निपटने के लिए तमाम इंतजाम देखे जा रहे हैं। अपने जो पूर्णाभ्यास है उसे परखा जा रहा है, क्योंकि चार धाम यात्रा भी नजदीक है। ऐसे में स्वास्थ्य महकमा कोई भी कसर छोड़ना नहीं चाहता है, जिसको लेकर तमाम गाइडलाइन भी जारी हुई है। हालांकि लगातार ही यही कहा गया है कि जो लोग हैं वो अपनी सुरक्षा स्वयं करें, मास्क लगाकर रखें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें। चारुल, संजय, ये भी समझना चाहेंगे कि क्या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, क्योंकि कोविड को लेकर हमने देखा था कि शुरुआत में गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जाती हैं, जिसमें मास्क यूज करना कंपलसरी होता है, सैनिटाइजर के लिए भी कहा जाता है, 2 गज की दूरी के लिए भी कहा जाता है। तो क्या ऐसी कुछ गाइडलाइंस, कुछ ऐसे कोई आदेश स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए हों? देखिए, हमने देखा है कि बीते दिनों जो स्वास्थ्य मंत्री है धन सिंह रावत है, उन्होंने लगातार ही सभी जनपदों के लिए गाइडलाइन जारी की थी। हालांकि उन्होंने कहा था कि अपने अपने जनपदों में जो स्वास्थ्य अधिकारी है वो सतर्कता बरते और लोगों को जागरूक भी करे, क्योंकि हमने देखा है कि लगातार हरिद्वार हो, देहरादून हो, नैनीताल हो, उधम सिंह नगर हो, और तमाम जगहों पर जो कोरोना के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को भी एहतियात बरतने की जरूरत है। और अब अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को भी यही कहेंगे कि कोरोना अभी टला नहीं है। खतरे को देखते हुए आप भी सावधानी बरतें, क्योंकि लगातार ही सावधानी से ही कोरोना टल सकता है। चारुल, ठीक है, बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। आगामी चारधाम यात्रा के लिए इस साल केदारनाथ धाम तक जाने वाले पैदल रास्ते पर घोड़े खच्चर की निगरानी के लिए भी जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा घोड़े और खच्चर के लिए खास व्यवस्थाएं भी की गई हैं। इस बार चारधाम यात्रा के दौरान गौरीकुंड से केदारनाथ धाम तक हर 1 किलोमीटर पर घोड़ों के लिए गर्म पानी की व्यवस्था की गई है और घोड़ों के आराम के लिए करीब 2000 की क्षमता वाला टीन शेड बनाया गया। यात्रा के दौरान घोड़े खच्चर के साथ अमानवीयता ना हो, इसकी निगरानी के लिए पैदल रास्ते पर प्रांतीय रक्षक दल के 25 मेंबर्स को तैनात किया गया है। आपको बता दें कि पिछले साल केदारनाथ धाम यात्रा के दौरान काफी संख्या में घोड़े खच्चरों की मौत हो गई थी, जिसे देखते हुए इस बार बेहतर व्यवस्था की जा रही है। डॉक्टरों की टीम और हमारे पुलिस के जवान, जिनका सिर्फ काम ये होगा कि उस 20 किलोमीटर 18 किलोमीटर के स्ट्रेच में ये लोग ये देखेंगे कि पशु के ऊपर क्रूरता नहीं करी जा रही है और पशु को आराम और पानी पीने की समय दिया जा रहा है। और मैंने जो हमारी एसएसपी हैं विशाखा जी, उनको स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए हैं कि अगर कोई भी पशुओं के ऊपर क्रूरता होगी तो पहले दिन से आईपीसी की धाराओं के तहत उनके लोगों के ऊपर एफआईआर करी जाएगी और उनकी अरेस्ट की जाएगी। चारधाम यात्रा को लेकर शासन प्रशासन की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। श्रद्धालु की संख्या को सीमित किए जाने का सरकार का निर्णय होटल व्यवसायियों को पसंद नहीं आया है, जिसे लेकर बद्रीनाथ के होटल व्यवसायियों ने सरकार के इस निर्णय का विरोध किया और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। होटल व्यवसायियों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए निर्णय वापस लेने की मांग की है। होटल व्यवसायियों का कहना है कि चारधाम यहाँ तक की आजीविका के लिए रीढ़ का काम करती है और बद्रीनाथ धाम में वर्तमान समय में 40,000 से अधिक श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है, लेकिन सरकार ने संख्या को सीमित करते हुए 18,000 कर दिया है। ऐसे में सभी को नुकसान हो रहा है। ये जो ज्ञापन दिया गया है आज यहाँ पे, यात्रियों की सीमित संख्या खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। यात्रियों की सीमित संख्या खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। मुख्यमंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री होश। मैं भगवान बद्री विशाल जी को नमन करते हुए, मैं क्योंकि यहाँ पे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हूँ और हम लोग सभी पूरा गांव यहाँ पे रोजगार से आश्रित हैं, तो हम आज से नहीं, इसको 2 महीने पहले से ही हमारे चारों धामों में जो एक संगठन बना है उसके माध्यम से हम लोग जो हैं सरकार से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप जो हैं एक सीमित संख्या कर दी गई है। जैसे बद्रीनाथ में 18,000, केदार में 15,000, गंगोत्री और यमुनोत्री में 9,000 और 6,000 की व्यवस्था कर दी गई है, जबकि धामों में इससे दुगनी व्यवस्था है। मैं अपने बद्रीनाथ की बात करता हूँ तो इसमें लगभग 40,000 आदमियों की यहाँ पे रहने की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे 18,000 कर दिया है। तो ये बड़ा अफसोसजनक बात है कि कैसे लोग इस यात्रा को देखेंगे और लोगों का
6 महीने से यही रहता है कि कब यात्रा खुलेगी, कब हम लोग अपना धंधे पानी में लगेंगे, कब अपना रोज़गार हम यहाँ पे सृजन कर पाएंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि सरकार ने एक ऐसा पैमाना निश्चित कर दिया गया है जिससे कि बड़ा अफसोस होता है। और हमने बार बार मुख्यमंत्री जी से भी हमारी बैठक हुई है, पर्यटन सचिव से बैठक हुई है, सतपाल महाराज जी से बैठक हुई है, और एसडीएम साहब से भी हमने रिक्वेस्ट किया है, थानाध्यक्ष से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से, डीएम साहब से रिक्वेस्ट किया है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है इस व्यवस्था को जो है ख़त्म करो। कह के पंजीकरण जो है ऑनलाइन कर दिया गया है, जबकि पूरा पोर्टल बंद हो गया है, ऑफलाइन व्यवस्था शुरू करो। खबर हरिद्वार से है, जहां जेल प्रशासन ने अचानक बैरक की तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस को कैदी के पास मोबाइल फोन मिला, जिससे जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। कैदी के खिलाफ सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। कैदी ने कपड़ों में कीपैड मोबाइल छिपाकर रखा था। जेल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से मोबाइल को जब्त किया। तो हरिद्वार में जेल प्रशासन की ओर से अचानक बैरकों की तलाशी ली गई, जिसमें एक कैदी के पास मोबाइल मिला। कहा जा रहा है कैदी के पास कीपैड मोबाइल था। हालांकि जैसे ही ये मोबाइल बरामद किया गया, तुरंत जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया और इस मोबाइल को जब्त कर लिया गया। चमोली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कुछ दिन पहले बीजेपी में शामिल हुई जिला पंचायत सदस्य ने पार्टी बदल ली है और कांग्रेस में वापसी कर ली। ऐसे में ममता ने कहा कि बीजेपी के कुछ लोगों ने उन्हें गुमराह किया था, जिस कारण वो बीजेपी में शामिल हुई थी। लेकिन आज बद्रीनाथ विधायक और जिला पंचायत अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। खबर हरिद्वार से है, जहां परशुराम धर्मशाला में ब्राह्मण संगठनों की समन्वय बैठक हुई और इस बैठक में प्रदेश भर से आए ब्राह्मण संगठनों से जुड़े पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान ब्राह्मणों से जुड़े करीब 40 संगठनों ने उत्तराखंड ब्राह्मण महासंघ का गठन किया और महासंघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा की। संगठन के पदाधिकारियों ने धामी सरकार से परशुराम जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की और कहा कि अभी तक सरकारों ने ब्राह्मण समाज की उपेक्षा की है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये पूरे प्रदेश की बात है। कितने लोग सहमत? जो ब्राह्मण उत्तराखंड महासंघ बना है, इसका जो मुझे प्रदेश संयोजक बनाया गया है, उसकी मैं जिम्मेदारी बखूबी निभाऊंगा और सरकार से जो ब्राह्मण अनहित के लिए हमेशा से जो कार्य करती आ रही हैं, चाहे जो भी सरकार रही हो, और ब्राह्मण के हित के लिए जो भी मांगे हैं हमारी, निरंतर उनको जारी रखेंगे। और 22 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती जो अवकाश के लिए हमारी मुख्य मांग है, क्योंकि अभी तुरंत आ रही है, वो सरकार को माननी पड़ेगी। अन्यथा जितना 25 लाख ब्राह्मण जो उत्तराखंड का है, वो सड़कों पर आपको देखने को मिलेगा। ये समन्वयक बैठक थी। सभी ब्राह्मण संगठन उत्तराखंड में जितने भी संगठन अपने अपनी जो है जगह जगह थे, उनको सबको एक मंच पर लाके एक महासम्मेलन की घोषणा की गई है, जिसमें पंडित विशाल शर्मा जी को आज जो है इसका संयोजक बनाया गया। और कुमाऊं से जो है हमारे गंगा जो सभा के अध्यक्ष हैं, वो उनको यहाँ से संयोजक बनाया गया। तो इसी तरीके से हम एक बड़ा आंदोलन अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि जो पीड़ित हमारे ब्राह्मण हैं, दबे कुचले ब्राह्मणों की आवाज़ को उठाने के लिए सब एक मंच पर आकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर पहले भी अवकाश होता था। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। उसी रणनीति के आधार पर उत्तराखंड में भी हम मांग कर रख रहे हैं और पहले भी मांग की है, तो अवकाश किया जाए। जनपद पौड़ी गढ़वाल के राजकीय शिक्षक संघ ने प्रधानाचार्य सीधी भर्ती पर विरोध जताया। इसे लेकर आज कलेक्ट्रेट के पास हेमवती नंदन बहुगुणा मूर्ति स्थल पर राजकीय शिक्षक संघ ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन के दौरान संघ के अध्यक्ष और जिला मंत्री ने कहा कि कॉलेजेस में अभी तक प्रधानाचार्य का पद कोटा निर्धारित है, लेकिन शिक्षा विभाग ने सरकार को 693 प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा। ऐसे में यदि प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, तो इससे कई शिक्षक बिना पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जिसका शिक्षक संघ के लोग बहिष्कार कर रहे हैं। चलिए सुनाते हैं आपको देहरादून में इस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कह रहे हैं। और जिनके निमित्त हो रहा है, ऐसे सभी मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, मैं सभी को आज प्रदेशोत्सव की बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि यह शैक्षिक सत्र
आप सभी के जीवन में नई उन्नति, नया प्रकाश, नया ज्ञान और सुख शांति आप सबके जीवन में इन सभी का मार्ग प्रशस्त हो, आप सब जीवन की ऊंचाइयों को छुएं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करते जाएं। यह कितना संयोग है कि जहां आज एक तरफ नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हो रहा है, वहीं दूसरी ओर विद्यार्थियों के लिए करीब 3.5 करोड़ से उच्चीकृत ये नए नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास का भी आज शिलान्यास किया गया है। मुझे प्रसन्नता है, जैसा अभी डॉक्टर धन सिंह रावत जी ने बताया, कि टनकपुर, चंपावत, श्रीनगर, पौड़ी, उधम सिंह नगर, पीटसेन में कुल ऐसे 11 आवासीय छात्रावास स्वीकृत हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारे सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा इस वित्तीय वर्ष में 2 नए छात्रावास टनकपुर एवं श्रीनगर में स्वीकृत हुए, साथ ही 3 नए छात्रावास गदरपुर, पीटसेन एवं इसी बनियावाला को भी उच्चीकृत किया गया है। मैं आप सभी को बधाई देता हूं, विशेषकर जिस विद्यालय में हमारा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ के सभी शिक्षकों को और यहाँ के सभी शिक्षार्थियों को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष की बात है कि इन छात्रावासों के माध्यम से जहां बालक और बालिकाएं, छात्र एवं छात्राओं को निःशुल्क भोजन, आवास, गणवेश, शिक्षक सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही राजकीय प्राथमिक विद्यालय को शिक्षकों को डिजिटल सुदृढ़ीकरण के लिए आज टीचर्स रिसोर्स पैकेज के तहत टैबलेट क्रय करने के लिए। चले इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।